वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? हाय गाइस, अमेजिंग गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग नीट फंडा का एक और सेशन करने वाले हैं जिसमें कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी जो बच्चे 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, और नीट के पर्सपेक्टिव से भी गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको धीरे धीरे करके फंडास में मतलब करने की कोशिश करेंगे। पूरा चैप्टर 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसको 2-3 सेशंस में करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आज पहला सेशन है। आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है, कि डीएनए की कॉपीज कैसे बनती हैं वो आज हम करेंगे गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा हुआ है कि कैसा होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, ठीक है गाइस। अभी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है गाइस? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड के चेन से बना हुआ है। तो गाइस, आपको समझ आ रहा है? ऐसे न्यूक्लियोटाइड यहां पे लगे हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। तो आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड वन आफ्टर द अदर लगे हुए, उन्होंने एक चेन बना रखी है, ओके। पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गए। अब मींस इट हैज, उसके पास क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे, तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, व्हाट दिस न्यूक्लियोटाइड इज। तो लेट अस सी व्हाट द न्यूक्लियोटाइड इज। बेटा, न्यूक्लियोटाइड होता है एक पेंटोस शुगर। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक पेंटोस शुगर होता है। इस पे एक नाइट्रोजन बेस अटैच होता है और इस पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड वन आफ्टर द अदर लगे होते हैं और क्या बनाते हैं? हमारे डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं, एक हाफ ऑफ डीएनए बनाते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस, यहां पे फिर से फॉस्फेट हमारा, ठीक है गाइस। तो वन आफ्टर द अदर ऐसे बहुत सारे हमारे क्या लगते हैं? न्यूक्लियोटाइड मिला के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो हमारे डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे को हेलिकली बाइंड करके रखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए? जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या क्या होता है? हमारा नाइट्रोजन बेस होता है जो कि ये है, ठीक है गाइस। फिर क्या होता है? पेंटोस शुगर, जो कि ये पूरा का पूरा एरिया पेंटोस शुगर है। और तीसरी चीज क्या होती है गाइस? ये होती है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। इस पूरी चीज को कहते हैं हम, इस गाइस न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वेरी गुड। अब बेटा, दूसरी चीज में जानने की पता क्या होती है? इसमें ना आपने देखा होगा 5' एंड 3' एंड बहुत आता है। तो ये 5' एंड 3' एंड क्या है सर? मैं आपको बता देता हूं। देखो, 5' एंड 3' एंड क्या होता है? ये कार्बन की नंबरिंग होती है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे इनकी नंबरिंग होती है कार्बन की। तो अभी ये जितने भी हमारे पास हैं, अब ये वाला यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पे भी एक कार्बन है। तो इनको नंबरिंग करनी होती है मेरे को। तो कैसे नंबरिंग करूंगा गाइस? नाइट्रोजन के बेसिस पे करूंगा, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहला ये मेरा फर्स्ट कार्बन, क्योंकि इससे नाइट्रोजन अटैच्ड है। ये हो गया मेरा सेकंड कार्बन, ये हो गया मेरा थर्ड कार्बन, और ये हो गया मेरा फोर्थ कार्बन, ये मेरा हो गया फिफ्थ कार्बन। अगर आप गाइस ध्यान से देखोगे तो मेरे फिफ्थ कार्बन से क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट अटैच्ड है। मेरे फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट अटैच्ड है। तो गाइस, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसपे फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है, फॉस्फेट फ्री है फिफ्थ कार्बन है। इसको मैं कहूंगा 5' एंड। ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा 5' एंड हो गया, ठीक है सर। सर, हमने 3' एंड के बारे में ही पढ़ा था। इसमें 3' एंड क्या है? बेटा, 3' एंड ये है कि जनरली होता क्या है, ये थर्ड कार्बन होता है, यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जो थर्ड कार्बन होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड का, वहां पे OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जनरली क्या होता है, यहां पे जब दूसरा पेंटोस शुगर आता है
और यहाँ पे फॉस्फेट होता है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट जाता है और यहाँ पे लिंक बन जाता है, ठीक है, बॉन्ड बन जाता है। बट जो मेरा सबसे लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका क्या होता है गाइस, उसका जो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री होता है। तो इसलिए जिसके थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है उसको कहता हूं मैं 3' एंड ऑफ माई पॉली न्यूक्लियोटाइड। समझ आई गाइस? क्या देखा हमने देखा जो हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और एक हेलिक्स पूरा हमारा किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, रिपीटेटिव। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। ओके, फिर हमने देखा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा कि पेंटोस शुगर बनाया और कार्बन की हमने नंबरिंग करी तो हमें पता चला 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप रहता है और 3rd कार्बन पे यस गाइस हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है ना, और इनकी कंटिन्यूअस चेन बनी हुई है। तो गाइस होता क्या है, जब ये कंटिन्यूअस चेन बनती जाती है तो जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड होता है उसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहता है। जिसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहता है उसको मैं 5' एंड कहता हूं। और अगर मैं नीचे जाऊंगा न्यूक्लियोटाइड लगाते हुए जाऊंगा तो ये हाइड्रोक्सिल हट जाता है 3rd में। यस गाइस, यहां पे फॉस्फेट आ गया, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट वाला मेरा न्यूक्लियोटाइड होगा उसका OH ग्रुप फ्री होगा, इसको मैं कहूंगा 3' एंड। कहीं समझ आया 5' एंड और 3' एंड क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का? समझ आया गाइस? हिट द लाइक बटन अगर आपको समझ आया तो, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते, इतना में समझ आ गया, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया था। कैसे, ये ए क्या है, ये है नाइट्रोजन बेस एडेनाइन, ठीक है। ये मेरा 1st कार्बन, ये मेरा 2nd कार्बन, ये मेरा 3rd कार्बन, ये मेरा 4th कार्बन और ये मेरा 5th कार्बन। 5th कार्बन पे हमारा फॉस्फेट लगा होता है, 3rd कार्बन पे मेरा हाइड्रोक्सिल लगा होता है। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलता है तो ये हाइड्रोक्सिल हट जाता है और यहां पे फॉस्फोएस्टर लिंकेज बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉस्फोएस्टर लिंकेज बन जाता है। तो ऐसे चेन्स बनी रहती है, चेन जाती है। और जो लास्ट वाला मेरा न्यूक्लियोटाइड होगा उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा तो उसको मैं 3' एंड कहूंगा। तो गाइस हर डीएनए का, अगर आप देखोगे हर डीएनए का गाइस एक 5' एंड होता है और एक 3' एंड होगा। ऑब्वियसली ना, 5' पे फॉस्फेट फ्री होगा, 3' पे ये। और इस पे ऑपोजिट होता है गाइस, ऑपोजिट होता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे 3' एंड होगा और यहां पे 5' एंड होगा। तो हम कहते हैं कि जो डीएनए होता है हमारा उसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं वो एंटी पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, एंटी पैरेलल। इसकी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। ये दोनों कहते हैं एंटी पैरेलल होती है। अगर इस वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पे 5' है तो उस वाले पे क्या होगा, 3' होगा। यहां पे 5' है तो यहां पे 3' होगा, यहां पे 5' है तो यहां पे 3' होगा। ये मतलब एंटी पैरेलल होती है हमेशा, ठीक है गाइस, वेरी गुड, समझ आ गया। आगे चलते हैं। एग्जैक्टली तो गाइस अब जो हमारी नाइट्रोजन बेसिस है, ठीक है, जो नाइट्रोजन बेस थी वहां पे वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है प्यूरीन्स और दूसरी होती है पायरिमिडीन्स। क्या होती है गाइस? प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरीन्स कौन होती है? एडेनाइन एंड गुआनाइन। ये क्या होती है? हमारी प्यूरीन्स होती हैं। और पायरिमिडीन्स कौन सी होती है गाइस? साइटोसिन एंड थाइमीन होती है, साइटोसिन एंड थाइमीन होती है। बट ये थाइमीन को यूरेसिल रिप्लेस करता है इन केस ऑफ आरएनए में। अब आपके सर इनका इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा इंपॉर्टेंस ये है कि ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है। ए एडेनाइन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जो कि डबल बॉन्ड होता है। और जो हमारा ग्वानिन होता है वो हमारा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। यस गाइस, एडेनाइन ग्वानाइन साइटोसिन थाइमाइन। और ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है और जी सी के साथ। सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा देखो, 2 हेलिकल पेयर से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहां पे है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहां पे है, जैसे कि ये रही, राइट। तो जैसे कि यहां पे था गाइस, यहां पे ए हो गया तो इधर इस वाले पे टी होगा, यहां पे सी हो गया तो इस वाले पे जी होगा।
तो अब देख रहे हो, तो ये नाइट्रोजन बेसिस क्या करते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ रोक के रखते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ रोक के रखते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? तो इसलिए नाइट्रोजन बेस इंपॉर्टेंट होते हैं। नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स क्या है? यस गाइस, एडेनिन गुआनाइन, और पायरिमिडीन्स है साइटोसिन एंड थाइमिन। ए टी के साथ पेयर करता है और जी हमेशा यस गाइस सी के साथ पेयर करता है। बट जब हम आरएनए की बात करते हैं, रिबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरैसिल होता है। तो ए एडेनाइन के साथ पेयर करेगा, उसके केस में एडेनाइन पेयर करेगा यूरैसिल के साथ इन दैट केस। ठीक है गाइस, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस? ये कोडिंग मतलब नाइट्रोजन बेस की इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि मेरे एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में क्या है, मतलब इस स्ट्रैंड पे मान लो यहां पे ए है, सी है, सी है, टी है, ए है, जी है, ए है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आगे वाले स्ट्रैंड में क्या होना चाहिए। यहां पे इसके जो ऑपोजिट स्ट्रैंड होता है उस पे क्या होना चाहिए। ए के सामने क्या होता है गाइस? टी, सी के सामने जी, है ना, टी के सामने अगेन ए के सामने क्या होता है गाइस? टी, जी के सामने अगेन सी, ए के सामने टी। तो गाइस ये एक कोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है, कोड की तरह एक्ट करता है, जो कि हेल्प करता है किस चीज में, किस चीज में हेल्प करता है गाइस? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। आपको समझ आ रहा है? ये पूरा एक कोड बसा हुआ है हमारे डीएनए में, क्या बसा हुआ है? कोड बसे हुए हैं बहुत सारे। तो ये ए और टी और सी और जी, इनके बेसिस पे क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कोड्स हैं हमारी बॉडी में, जिसको हमारी बॉडी के सेल्स रीड करके उससे रिलेटेड प्रोटीन बनाते हैं यार, उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मेरा आई कलर है, मेरे आई कलर का कोई कोड होगा, से ACCT, मेरे आई कलर का कोई कोड होगा ACCT, ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियसली इसके सामने भी क्या होगा? AGGA रहेगा। तो ये जो मेरा पूरा सेगमेंट है ये मेरे आई कलर के लिए है, समझ रहे हो गाइस? तो ये इस तरह से पूरा डीएनए मेरा कोड करता है बहुत सारे कैरेक्टर्स को। ये आगे पढ़ेंगे कि इसको मतलब ये कैरेक्टर एक्सप्रेस कैसे होते हैं, बट अभी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो गाइस हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया। न्यूक्लियोटाइड क्या था गाइस? पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस। ठीक है गाइस, राइबोस, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। गाइस अब एक न्यूक्लियोसाइड भी होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को हटा दो यहां से, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस सिर्फ, इसको क्या कहते हैं गाइस? इसको कहते हैं फॉस्फेट, सॉरी इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। ठीक है गाइस, न्यूक्लियोसाइड किस चीज से बनाता है? जो फॉस्फेट, इसका मतलब बेसिकली मतलब क्या है? ये जो हमारा पेंटोज शुगर था, ठीक है, ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, और यहां पे जो हमारा फॉस्फेट है, ठीक है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है गाइस? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यहां पे कौन सा बॉन्ड है गाइस? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो फॉस्फेट इसके साथ बॉन्ड बनाता है, जो अपना फॉस्फेट, यहां पे मैंने बताया था ना, यहां पे फॉस्फेट बन जाएगा, है ना, यहां पे एक और पेंटोज शुगर आ जाएगा, राइट गाइस। तो ये जो बॉन्ड है बिटवीन फॉस्फेट और पेंटोज शुगर, राइट गाइस, ये कौन सा होता है? फॉस्फोएस्टर लिंकेज होता है, ठीक है। या ये भी देख लो, ये क्या होते हैं गाइस? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है गाइस। तो सिर्फ ये क्या है मेरा? ये न्यूक्लियोसाइड। जैसे ही फॉस्फेट लग जाता है इसको कहते हैं हम, इसका जैसे ही फॉस्फेट लग जाता है इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या है गाइस? फॉस्फेट एक्स्ट्रा। न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट हटा दो तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। समझ आ गया? वेरी गुड, आगे चलते हैं, राइट गाइस। तो गाइस ये इस तरह से अरेंज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, एक साइड पे हमारा 5' एंड फ्री होगा और टूवर्ड्स द एंड क्या होगा गाइस? हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। तो गाइस आप देख सकते हो, तो यहां पे हाइड्रोक्सिल था, इसकी ये हटता चला गया, यहां पे फॉस्फेट आती है, हाइड्रोक्सिल हट जाता है। तो गाइस जहां पे फॉस्फेट ग्रुप, जिस एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है उसको मैं 5' एंड कहता हूं, और जिस डायरेक्शन में, जिस जगह पे
मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है फ्री, उसको कहते हैं हम 3' एंड। आगे चलते हैं। यस गाइस, सेम चीज लिखी हुई है गाइस यहां पे। अगर फ्री फॉस्फेट एंड है ना 5' एंड ऑफ शुगर पे, तो उसको कहता हूं मैं 5' एंड ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है 3' एंड पे, तो उसको कहते हैं हम 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरी बैकबोन हो गई। यहां पे क्या क्या है, पेंटोस शुगर होता है और फॉस्फेट। तो मैं कह रहा हूं कि जो मेरी हेलिकल स्ट्रक्चर की जो बैकबोन है वो किससे बनी हुई है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से। और ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये उन दोनों को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है गाइस, तो क्या होता है एग्जैक्टली ये दोनों को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अब आप कहोगे सर डीएनए तो समझ आ गया, ये आरएनए में फर्क क्या होता है? बेटा होता क्या है, आरएनए बस छोटी सी चीज होती है। देखो आरएनए में होता है रिबोस शुगर होता है। आरएनए में क्या होता है, रिबोस शुगर होता है। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीरिबोस शुगर होता है। अब दोनों में फर्क क्या है बेटा? जनरली लोगों को लगता है डीएनए मतलब डबल हेलिकल और आरएनए मतलब सिंगल हेलिकल। नो, ऐसा नहीं होता। डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है। बट अब फर्क देख लो, इसमें रिबोस शुगर होता है, आरएनए में रिबोस शुगर होता है, डीएनए में डीऑक्सीरिबोस शुगर होता है। तो भाई इसमें फर्क कैसे, मतलब क्या समझ नहीं आया, बताता हूं। देखो जो रिबोस शुगर होता है, हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड था उस पे 3' एंड पे OH ग्रुप था। बट जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है, रिबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो रिबोस शुगर होता है उस पे 3' एंड पे भी होता है और 2' एंड पे भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कैसे, ये देखो यहां पे नाइट्रोजन था हमारा, नाइट्रोजन बेस, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो गाइस आप देख सकते हो सेकंड कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल है और थर्ड कार्बन पे भी। बट जो हमारा डीएनए होता है उसमें बस थर्ड कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो इतना फर्क है। ठीक है, ये नहीं है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। कूल गाइस, समझ आ रही है? गिव मी हाई फाइव। अमेजिंग, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। ठीक है, और आरएनए में एक और चीज जो मैंने बताई थी, यूरैसिल की जगह क्या होता है गाइस, वहां पे यूरैसिल की जगह होता है वहां पे थाइमीन। यूरैसिल की जगह होता है वहां पे थाइमीन। आगे चलते हैं। ठीक है, और थाइमीन होता है तो यूरैसिल किससे पेयर करता है? यस गाइस, यूरैसिल पेयर करता है ए से, एडेनाइन से पेयर करेगा। आगे चलते हैं। यस गाइस, अब हमारे वॉटसन एंड क्रिक के आपके मॉडल के बारे में सुना होगा, तो सेम चीज अभी जितना हमने पढ़ा उसको दोबारा एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, डीएनए का। तो उन्होंने क्या कहा था कि डीएनए जो हमारा है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। हाँ, हमें समझ आ गया था। उन्होंने कहा था जो डीएनए हमारा है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना था। फिर उन्होंने कहा था चेन एंटी पैरेलल है, जो मैंने बताया था कि अगर यहां पे 5' एंड फ्री है तो यहां पे 3' एंड फ्री होगा, जिसके सामने वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहां पे 3' एंड होगा और यहां पे 5' एंड होगा। 3' एंड होने का मतलब क्या है बेटा, यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। 5' एंड का मतलब क्या है, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। 3' एंड मतलब हाइड्रोक्सिल, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। ठीक है, समझ आ गया। फिर थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के हिसाब से बॉन्ड करते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। कैसे, तो मैंने आपको बताया था प्यूरिन क्या थे हमारे, ए। जो ए है वो टी के साथ बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, और जो मेरा सी है वो जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ए हमेशा टी के साथ ही पेयर करेगा और सी हमेशा जी के सामने ही आएगा अगर 2 हेलिकल स्ट्रैंड होंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फंक्शन क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को साथ में रखने में हेल्प करता है। और मैंने बताया था इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मेरी पूरी बॉडी को कोड कर रखा है। जैसे कंप्यूटर में कोड लिखते हैं ना कि हाँ ये वाला कोड है कि ये फंक्शन सही से चले, जैसे कि कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, सप्लाई चेन का कोड होता है। ठीक है, कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डाला तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। तो लाइकवाइज गाइस पूरी बॉडी में हमारे कोड है, हमारी पूरी डीएनए में क्या है, कोड है। कोड के बेसिस पे सारी चीजें होती है। जैसे कि मैंने बताया मेरी आई कलर का एक कोड होगा, तो मैं एक अपने स्ट्रैंड से पता लगा लूंगा कि दूसरा कौन सा स्ट्रैंड होना चाहिए इसके सामने, और अकॉर्डिंगली ये हमारी हेल्प करता है
एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स में, जैसे कि मेरा आई कलर एक एक्सप्रेस हो गया मेरा कैरेक्टर, ठीक है, मेरी हाइट एक्सप्रेस हुई है। तो गाइस ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, जब हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेंगे कि ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तब तक आगे चलते हैं। तो अब ये समझ आ गया कि प्यूरिन्स पायरिमिडिन से बॉन्ड होती है, ए हमेशा इसका टी के साथ बॉन्ड होता है और सी हमेशा जी के साथ बॉन्ड करता है। कुल आगे चलते हैं। यस, तो गाइस अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। देखो यहां पे देखो ये हमारा 5' एंड फ्री है, यहां पे अगेन यहां पे 3' एंड फ्री है, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल है, ये वाली एक चेन है मेरी, अगर आप देखोगे ये मेरी एक चेन है, ये मेरी दूसरी चेन है, ये दोनों एंटी पैरेलल है एक दूसरे से। और आप देखोगे ए के सामने हमेशा टी है, ए के सामने हमेशा टी है, यहां पे टी होगा तो यहां पे ए होगा, यहां पे जी है तो यहां पे सी होगा, यहां पे सी है तो यहां पे जी होगा। समझ आ रही? तो अगर मैं आपको बस ये वाला एक स्ट्रैंड दूं और मैं बताऊं कि आगे वाला आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाओ, तो आप बना सकते हो। हाँ जी सर बना लेंगे। अगर यहां पे टी होगा तो यहां पे ए होगा, यहां पे ए है तो टी होगा, यहां पे सी होगा तो जी होगा, यहां पे जी होगा तो सी होगा। समझ आ गया गाइस? तो इस तरह से हमारे जो दो हेलिकल स्ट्रैंड है कनेक्टेड रहते हैं। आगे चलते हैं। यस गाइस, तो जो हमारे ये कॉइल्ड है, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है गाइस, ये आपने कोई डुप्लेक्स घर देखा है तो उसमें स्टेयर्स ऐसे गोल नहीं घूमती, उस तरह से होती है। तो इसका एक जो सर्कल होता है, एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। एक पिच में जो एक ऐसे सर्कल होता है, इसमें 10 बेस पेयर होते हैं और एक पिच का जो लेंथ होता है गाइस 3.4 नैनोमीटर में कितने पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर मतलब ATCG, मतलब कोई भी 10 कॉम्बिनेशन कितने स्पेस में होते हैं? बस 3.4 नैनोमीटर में होते हैं। तो एक बेस पेयर के बीच में कितना हो गया गाइस? 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। समझ आ रही है? जो हमारा एक पिच मतलब जो एक सर्कल होता है, उसमें मतलब आपने डुप्लेक्स घर देखा होगा तो जिसमें वो स्टेयर्स ऐसे घूम के नहीं जाती, मूवीज में आपने देखा होगा जैसे ऊपर जाते हैं स्टेयर्स, तो उसमें मान लो एक पूरा जो सर्कल है उसके बीच में 10 स्टेप्स हैं, 10 सीढ़ियां हैं, 10 सीढ़ियां, 10 बेस पेयर हैं, और इस पूरी 10 सीढ़ियों वाला बेस पेयर और जितना पूरा सर्कल है उसका लेंथ कितना है? 3.4 नैनोमीटर पर। तो एक सीढ़ी के बीच में कितना स्पेस होगा गाइस? 0.34 नैनोमीटर होगा। तो ये हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। तो गाइस अब आप बताओगे सर हम डीएनए इतना क्यों पढ़ रहे हैं, डीएनए पढ़ने की जरूरत क्या है? तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा चैप्टर हमें इस डायग्राम से पता चल जाएगा। कैसे? बेटा देखो होता क्या है, डीएनए जो होता है, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियस में होता है। डीएनए हमारे न्यूक्लियस में होता है ना बेटा? और जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है। राइबोसोम्स हमारी प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। तो गाइस मेरी बॉडी में मुझे कुछ भी बनाना होगा, उसके लिए मुझे मैप चाहिए रहेगा, ठीक है। जैसे कि मेरे को कुछ बिरयानी बनानी है तो मेरे को मैप चाहिए, रेसिपी चाहिए रहती है। लाइकवाइज मेरी बॉडी में मुझे इंसुलिन बनाना है तो उसका मुझे मैप चाहिए रहेगा। मेरी बॉडी में मेरे को आई का पिगमेंट बनाना है, उसके लिए मुझे मैप चाहिए रहेगा। तो वो सारा मैप कहां रहता है? डीएनए में रहता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो हमें पता है, रेप्लिकेशन मतलब मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी बनाना चाहिए। मतलब अगर मेरा सेल डिवाइड हो रहा है तो जो डीएनए एक सेल में था वो 2 सेल में डिवाइड होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की कॉपीज बना के सारे सेल्स को देना, ताकि सबके पास मैप रहे। सारे सेल्स अपने अपने काम पे जाएंगे तो उनके पास मैप रहना चाहिए। जो इंसुलिन बनाएगा उसके पास इंसुलिन का मैप होना चाहिए, जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन बनाएगा उसका थायराइड का होना चाहिए, जो पिगमेंटेशन करेगा उसके पास वो वाला मैप होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। तो ये हमें समझ आ गया सर, हाँ कॉपीज मतलब रेप्लिकेशन मतलब कॉपीज ऑफ डीएनए होनी चाहिए। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हम इस चैप्टर में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन मतलब ये होता है जो इंफॉर्मेशन मेरी डीएनए में स्टोर्ड है, जो इंफॉर्मेशन मेरे डीएनए में स्टोर्ड है उससे प्रोटीन बनाना। उससे क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन से ही मेरे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। अब कैसे? अब देखो गाइस, अब ये डीएनए बार बार अब प्रोटीन फैक्ट्री क्या होती है? मान लो मेरी राइबोसोम क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है जो प्रोटीन्स बनाती है। अब मान लो मेरे को बनाना है इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन का मैप, अभी राइबोसोम बार बार आके मैप तो देखेगा नहीं, तो मेरा ये
डीएनए क्या करता है, अगर इसको इंसुलिन बनाना है तो ये क्या करेगा गाइस, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से एक एमआरएनए बना देगा। क्या बना देगा, एक मैसेंजर आरएनए, जिसको जैसे लगेगा कि हाँ यार इंसुलिन बनाना है अभी, तो क्या करेगा, पूरे डीएनए में से ढूंढेगा, अच्छा ये इंसुलिन वाला मैप है, इसकी जेरोक्स कॉपी निकाल के भेज देगा। किसके पास, जेरोक्स कॉपी निकाल के राइबोसोम के पास भेज देगा कि हाँ भैया राइबोसोम चलो अपना इंसुलिन बना लो। तो गाइस ये जो जेरोक्स कॉपी गई है, जेरोक्स, इस जेरोक्स को कहते हैं हम एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए क्या कर रहा है हमारा, डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए को जब भी कोई प्रोटीन बनाना होगा तो क्या करेगा, ये पूरे डीएनए में सर्च करेगा, ये वाला बनाना है, तो उसकी जेरोक्स कॉपी बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए और उसको भेज देगा हमारे राइबोसोम पर। राइबोसोम क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करके इंसुलिन बनाएगा। राइबोसोम ये जो जेरोक्स आई है इसको रीड करेगा, अच्छा ठीक है, अच्छा ये इंसुलिन ऐसे ऐसे बनाना है, तो वो अपना इंसुलिन बना के रिलीज कर देगा। तो गाइस जो प्रोसेस होता है एमआरए बनाने का, डीएनए से एमआरएनए बनाने का, इसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। मतलब डीएनए की कॉपी से, जो मेरा डीएनए था, इससे एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, जिसको मैं कहता हूं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मतलब ये डीएनए पूरा जाने की वजह क्या करता है, एक छोटे से अपने पार्ट का उसका एक जेरोक्स सा बना के भेज देता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एमआरएनए जैसे राइबोसोम पे आता है, राइबोसोम वर्कर की तरह, तो राइबोसोम रीड करता है एमआरएनए को, अच्छा ये एमआरएनए आ गया, तो अब ये राइबोसोम क्या करता है, इस जो जेरोक्स कॉपी आई है इसको ट्रांसलेट करता है प्रोटीन में। मतलब इसका जो रेसिपी है, रेसिपी से बिरयानी बनाता है, मतलब इस रेसिपी से उसको प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, उस प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। तो गाइस ये पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम सेंट्रल डॉगमा। ये पूरी प्रोसेस हमें डीएनए के फंक्शन, डीएनए फंक्शन कैसे करता है ये बताती है, ठीक है। डीएनए कैसे फंक्शन करता है, डीएनए न्यूक्लियस में रहता है, जब उसको कुछ बनाना होता है वो एक मैसेंजर आरएनए बना देता है। मैसेंजर आरएनए कहां जाता है, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाता है। राइबोसोम के पास जाके क्या करता है, वहां पे राइबोसोम उसको ट्रांसलेट करता है। अब गाइस ये ट्रांसलेट किस बेसिस पे करता है, ये जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेंगे तब आपको बताऊंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो कोडिंग थी ना, जो हमारी कोडिंग थी कि ए हमेशा टी के सामने रहता है, सी हमेशा जी के सामने रहता है, या जी सी के सामने रहता है, तो ये इस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में बहुत काम आती है, ठीक है। तो जब मैं करूंगा तो आपको बताऊंगा, बट अभी हम क्या करेंगे, तो हमें 3 चीजें इसमें सीखनी है इस पूरे प्रोसेस में। हमें रेप्लिकेशन देखना है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है देखना है, और ट्रांसलेशन कैसे होता है देखना है। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपीज कैसे बनती है देखना है, और ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए कैसे बनता है देखना है। फिर ट्रांसलेशन का मतलब जो मैसेंजर आरएनए आया है उससे प्रोटीन कैसे बनता है उसको कहते हैं हम ट्रांसलेशन, ठीक है। ये सब चीजें करेंगे गाइस, आगे चलते हैं। तो गाइस पहले हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए करते हैं, ठीक है। तो गाइस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होता है वो कहते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। अब सर सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, बेटा इसका मतलब है जो नया हमारा डीएनए बनेगा, जो नया डीएनए बनेगा उसमें 1 स्ट्रैंड पेरेंट का होता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो किसका होता है गाइस, वो होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड। न्यूली एक तो मेरा पेरेंट स्ट्रैंड है, और जो दूसरा है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, नया सिंथेसाइज हुआ है। अच्छा सर मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। देखो ये मेरा पेरेंट हो गया, एक डीएनए बना लेता हूं, ठीक है, छोटा सा। ये मेरा पेरेंट स्ट्रैंड हो गया, तो जो इसके डॉटर्स बनेंगे गाइस, उसमें क्या होगा, एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, और जो दूसरा होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। तो गाइस आप देख रहे हो जो 2 डॉटर डीएनए बने हैं, दोनों के पास पेरेंट वाला एक स्ट्रैंड है, और दूसरा जो ब्लू वाला है वो नया सिंथेसाइज हुआ है। समझ आ रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। मतलब जो मेरा डीएनए बनेगा ऐसा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, उसमें क्या होगा, उसमें एक तो पेरेंट वाला स्ट्रैंड होगा और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो नया बना होगा। अच्छा ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो
तो गाइस कैसे होता है, तो इसमें गाइस इस प्रोसेस में एक एंजाइम हेल्प करता है जिसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए की मतलब रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है गाइस, जो पहले मेरा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए धीरे धीरे खुलने लगता है, धीरे धीरे खुलता है। पूरा ऐसा नहीं होता कि जो मेरा डीएनए ऐसे ही पूरा ओपन हो जाएगा फिर इसकी कॉपी बन जाएगी और इसकी कॉपी बन जाएगी, ऐसे नहीं। जो मेरा पूरा डीएनए होता है वो थोड़ा 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 करके ओपन होता रहता है और उसकी कॉपीज बनती रहती हैं। एक बार देख लेते हैं। तो हमने पहले क्या देखा था गाइस, 5' एंड होता है और 3' एंड होता है। यहाँ पे 5' है तो यहाँ पे 3' होगा, यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे 5' एंड होगा। तो गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी डीएनए नया बनता है वो हमेशा 5' से 3' एंड की तरफ बनता है। हमेशा कहां से बनता है? 5' से 3' एंड की तरफ बनता है। ठीक है, एंजाइम कौन सा हेल्प करता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट डीएनए है इस पे डिपेंडेंट है, पेरेंट डीएनए पे डिपेंडेंट है। तो गाइस ये कैसे काम करता है मैंने बताया, 5' से 3' एंड पे हमेशा बनेगा। तो कैसे बनता है गाइस, जो पहला स्ट्रैंड है ये यहां से 5' से 3' की तरफ बनता है। तो यस गाइस, तो कैसे बनेगा, तो यहां पे 5' यहां पे 3 के ऑपोजिट हमेशा 5' एंड होगा। तो गाइस ये वाला स्ट्रैंड ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, तो गाइस आप देख रहे हो, तो यहां पे 3' के सामने 5' मतलब यहां पे A होगा तो यहां पे T आ जाएगा, यहां पे C होगा तो यहां पे G आ जाएगा। तो गाइस ये यहां पे ऐड करता चले जाएगा और ये डीएनए खुलता चले जाएगा। अब इसके सामने गाइस कैसे बनेगा, यहां पे 5' है तो यहां पे हमेशा मेरा 3' आना चाहिए, बट 3' कहां से आता है? हमेशा, और जो हमारा डीएनए बनता है वो हमेशा 5' से 3' की तरफ बनता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है गाइस, जब मेरा डीएनए बन रहा होता है, ठीक है, उसमें एक पेरेंट का स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज मैंने क्या देखी, 5' से 3' की तरफ हमेशा ये चेन बनना स्टार्ट होती है। ठीक है गाइस, तो बट ये चेन जब बनना स्टार्ट होती है तो गाइस आप ऑब्जर्व करोगे जो एक चेन है वो तो बहुत ही कंटिन्यूअस है, बट जो दूसरी चेन है ये तभी स्टार्ट होगी जब ये खुलता रहेगा। तो इस चेन को मैं कहता हूं डिसकंटिन्यूअस चेन। ठीक है, तो क्या बनी हमारी, एक तो बनी हमारी यस गाइस कंटिन्यूअस चेन, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और दूसरा बना मेरा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे ये ओपन होता जाएगा, ये इसके सामने बनता जाएगा और ये धीरे धीरे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता जाएगा। और गाइस ये जो बने हैं ये भी जुड़ते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बने इनको ज्वाइन करता चला जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार। यस, तो मैंने जैसा को बताया था जो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज होता है ये बस एक ही डायरेक्शन में यस गाइस चेन बनाता है, जो कि होता है 5' से 3' डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप देखोगे गाइस जो डीएनए का नया मॉलिक्यूल बन रहा है उनमें एक स्ट्रैंड तो है हमारा कंटिन्यूअस, ठीक है, हाँ, जो कि पेरेंट, ये पेरेंट जो डीएनए ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। टेम्पलेट मतलब इसको देख के ही हमारा दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है। तो मतलब ये वाला वायर है इसको देख के ही ये बन रहा है, और हमें पता ही है कि जो इसके सामने बनेगा वो तो कॉम्प्लीमेंट्री ही तो थे। अगर यहां पे A था तो यहां पे T था, यहां पे C था तो यहां पे G था। तो अगर सिमिलरली अगर अब ये खुल गया, यहां पे A है तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा यहां पे ऑब्वियसली T होगा। यहां पे अगर मान लो G था तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा ऑब्वियसली C बनेगा। तो गाइस क्या मैं कह सकता हूं जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ये एग्जैक्टली सेम है इसकी तरह, और ये जो ये वाला बन रहा है ये इस स्ट्रैंड की तरह सेम है। तो गाइस इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैंड ये गाइस पेरेंट का उसमें रहता है, ठीक है, जो कि टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है जो नया स्ट्रैंड बन रहा है उसके लिए। ठीक है, तो नया स्ट्रैंड जो बन रहा है वो देखिए, अच्छा A है तो यहां पे T लगना चाहिए, यहां पे G है तो यहां पे C लगना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली वो पूरा बिल्ड होते चले जाता है। ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रैंड था जो डिसकंटिन्यूअस था उसको कौन गए, जो वो पार्ट्स में बनता है, थोड़े छोटे पार्ट्स में बनता है, और जो पार्ट्स है वो ज्वाइन कर देता है, लाइगेज हमारा उसे ज्वाइन कर देता है।
तो गाइस समझ आ गया, आगे देखते हैं। तो गाइस सेम चीज अगर आप देखोगे, यस या जो मैं आपको बता रहा था, 3 डैश एंड के सामने हमेशा 5 डैश एंड से स्टार्ट होगा, और जो 3 डैश एंड के सामने एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, बट जो दूसरा स्ट्रैंड है वो पार्ट्स में बनेगा। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। क्यों? क्योंकि ये पूरा डीएनए अभी ओपन हुआ नहीं है, ओपन नहीं हुआ। तो गाइस इस शेप को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। जब डीएनए बन रहा होता है तब क्या होता है गाइस, एक रेप्लिकेशन फोक सा बन जाता है, और ये फोक धीरे धीरे ओपन होता रहता है और धीरे धीरे 2 स्ट्रैंड बनते जाते हैं, और फाइनली क्या होता है, हमारे 2 स्ट्रैंड्स बन जाते हैं डीएनए के, जिनमें एक स्ट्रैंड, जो दो नए डीएनए के स्ट्रैंड्स बने हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बने हैं, डीएनए बने हैं, उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, राइट। इस डायग्राम को कहते हैं हम रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, वो अपने आप से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, वो अपने आप से स्टार्ट नहीं कर सकता। उसके लिए क्या जरूरी होता है, उसको चाहिए होता है एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक सेगमेंट होता है डीएनए का, ठीक है, जहां पे रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये गाइस ये क्या होता है, एक सेगमेंट मान लो डीएनए का, जहां पे रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेगमेंट मतलब यहां पे एक कोड मान लो, जैसे कि ATT, कोई भी कोड है, कोई सेगमेंट है, उसी जगह पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, उसके बगैर स्टार्ट नहीं होगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेल साइकिल की किस स्टेज पे होता है, सेल साइकिल की किस स्टेज पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है गाइस? सेल साइकिल की एस फेज और सिंथेटिक फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट होता है। ठीक है, और हमने देखा होगा कि क्या होता है, मान लो डीएनए तो रेप्लिकेट हो गया, बट सेल डिवीजन हुआ ही नहीं। मतलब एक सेल के पास, यस, मतलब इसका डीएनए तो डिवाइड बन हो गया, डबल डिवाइड हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। तो उस केस को क्या कहते हैं गाइस? हम उस केस को कहते हैं हम पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, डीएनए डबल होने का मतलब क्या होता है? डीएनए डबल क्यों होता है? जब भी सेल डिवाइड हो रहा होता है। अब मान लो डीएनए तो डबल हो गया बट सेल डिवाइड ही नहीं हुआ, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम पॉलीप्लॉइडी। तो उस केस में क्या होता है, जो सेल के पास होता है डबल द नंबर ऑफ डीएनए आ जाता है, डबल द नंबर ऑफ, मतलब जेनेटिक मटेरियल उस सेल का डबल हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, जो कि प्लांट्स में होती है मोस्टली। ठीक है, विच इज फाउंड मोस्टली इन प्लांट्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब जेनेटिक डिसीजेस करेंगे तब इसके बारे में हम एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट वहां पे एनसीईआरटी में दे रखा था, तो मैंने कहा एक बार मेंशन कर देते हैं इसको। ठीक है गाइस, कूल। गाइस, तो आज हमने क्या क्या करा है? आज हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, फिर हमने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देखा, और गाइस हमने बीच में हमने सेंट्रल डॉगमा भी देखा। ठीक है, हमने देखा कि जो डीएनए हमारा है वो किस चीज का बना हुआ है, एक पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है। ठीक है, और हमने देखा जो हमारा डीएनए होता है उसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और जिसमें फॉस्फेट एंड फ्री होता है उसको 5 डैश एंड कहते हैं, जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है उसको हम 3 डैश एंड कहते हैं। और हमने देखा था जो स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है, एक दूसरे से ज्वाइंट है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, जिन कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हमने देखा A T के साथ पेयर करता है ना, और G C के साथ पेयर करता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड, A T के साथ डबल बॉन्ड के साथ पेयर करता है। ठीक है गाइस, फिर और क्या देखा था हमने देखा सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा मतलब जो डीएनए होता है अपनी कॉपी बनाता है डीएनए रेप्लिकेशन से, फिर जो डीएनए होता है वो एमआरएनए बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ, यस गाइस, ट्रांसक्रिप्शन। ये भी हम पढ़ेंगे। फिर जो एमआरएनए है वो क्या बनाता है, प्रोटीन। इस प्रोसेस को, एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसलेशन। तो इन तीनों प्रोसेस में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में आज हमने रेप्लिकेशन करा है, आगे जाके गाइस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी करेंगे गाइस। गाइस क्लैप फॉर योरसेल्फ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई करी। और जैसे कि आपको पता ही है हमारा जो अमेजिंग चैनल है नीट मेड इजी, इसको सब्सक्राइब करो गाइस सबसे पहले अगर मजा आया गाइस। और अमेजिंग सेशंस होने वाले हैं, ठीक है। इकोलॉजी और 12th बोर्ड के लिए अमेजिंग सा माइंड मैप आने वाला है जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सको, ठीक है गाइस। फ्राइडे को क्विक रिवीजन के लिए माइंड मैप, ठीक है, 12th बोर्ड के लिए गाइस, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है, तो गाइस हमारी टीम पूरी लगी हुई है ताकि आपको जितना हो सके उतना कंटेंट दे सके, ठीक है। तो आपको रिवाइज करने के लिए माइंड मैप लाएंगे गाइस, उसको जरूर देखना, ठीक है गाइस। और वन शॉट वीडियो आने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का, वो भी देखना, ठीक है गाइस। तो गाइस बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसको ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा इसका लिंक। एंड गाइस यस गाइस लगे रहो, मेहनत करते रहो। और बहुत ही टाइम पास आ गया, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं बोर्ड्स तो आ ही गया है, और जो नीट वाले बच्चे हैं, जो भी ड्रॉपर है गाइस, आप लोग भी अभी रुको मत, एक्सीलरेट करते रहो, ठीक है। 3 महीने बचे हैं और लगे रहो गाइस। और आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, हमें भी दिख रहा है। तो गाइस हम लोग भी आपके लिए उतना ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो गाइस स्टे विद अस, हमारे साथ लगे रहो और कीप वर्किंग हार्ड और कीप स्माइलिंग गाइस। आई सी इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, हैव अ गुड डे।